हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों के सामने एक रेड कलर में हॉट्स लिखा हुआ दिख रहा है। वो हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यानी कि आप लोगों के पास बुक्स हैं, आप लोगों के पास सैम्पल पेपर्स हैं, आप लोगों के पास इंटरनेट, यूट्यूब, हर एक जगह से आप लोग क्वेश्चन तो कर लेते हो। लेकिन जितना भी आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लो, एग्जामिनेशन में जाके आप लोगों को ऐसा तो लगता ही है कि हाँ, मतलब इसको कैसे करें। पता तो है, कंटेंट तो पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, एनालिसिस करना होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने आज आ चुकी हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। सो द क्वेश्चन यहीं पे, जैसे कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हो, ये है which of the following general practices is most effective in preventing laboratory acquired infections। देखो मैं बता दूं यहीं पे, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बुक में नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू थिंक थिंक एंड रीथिंक टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। बिकॉज लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होते हैं आप लोग जानते हो। आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रिवेंट करना चाहिए लैब में, वो भी आप लोग जानते हो। बाकी जो ऑप्शंस बताए गए हैं यहीं पे, यूजिंग हाई कंसेंट्रेशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स कॉन्टिन्यूसली, यानी कंटिन्यूसली मैं थोड़ा सा जाके हैंड वॉश कर लूं, मैं जाके फिर से हैंड वॉश कर लूं, कुछ कर लिया हैंड वॉश कर लूं, क्या ये एक सेफ प्रैक्टिस है। कंसिस्टेंटली यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हुआ। तो कंसिस्टेंटली आप लोग अगर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपी अपना किट जो है यूज करते हो, क्या ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। या फिर ऑप्शन नंबर सी में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, रिलाइंग सोनली ऑन रूटीन हैंड वॉशिंग। रूटीन हैंड वॉशिंग क्या ये एक सेफ प्रैक्टिस है ऑलवेज करना। बाकी फ्रिक्वेंट रोटेशन ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल, यानी 2 शिफ्ट, यानी 2 घंटे का शिफ्ट आपका था, उसके बाद 2 घंटे का शिफ्ट मेरा है, तो इससे क्या होगा ना, हम लोग लैब एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होगा। ये 4 ऑप्शंस जो आप लोगों के सामने बताए गए हैं, आप लोगों को क्या लगता है गाइस, इस 4 ऑप्शन में आपको कौन सा आंसर ऐसा लगता है कि इससे आपको लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। चलो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। आप लोग कितना भी कोशिश कर लो, क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं बुक में तो नहीं मिलने वाला है, एंड यू विल नॉट आल्सो गेट दिस इन इंटरनेट। यू हैव टू यूज योर एनालिटिक स्किल्स। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया एमएलटी, लेकिन अपना जो एनालिसिस कैपेसिटी है वो कितना है। चलो जल्दी से मुझे बता दो कि क्या एक सेफ प्रैक्टिस रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड रहेगा, जिससे हमको लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स आई नो आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा, दैट इज नॉट अदर देन कंसिस्टेंटली यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अभी मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बता दिया है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग में अगर आप लोग देखोगे कि डिसइंफेक्टेंट वगैरह हुआ, ये सारा चीज हम लोग हमेशा तो कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। व्हाट माय पॉइंट, हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग पर्सनल इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ग्लोव्स, लैब कोट्स, आई के प्रोटेक्शन के लिए आई ग्लास, ये ना फ्रंट लाइन डिफेंस होते हैं, जिससे ना आप कोई भी इंफेक्शियस एजेंट अगर लैब के अंदर में है और आप लोग इससे प्रिवेंट करना चाहते हो, जैसे कि खुद को प्रिवेंट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट्स। बिकॉज हम लोगों का सुबह से शाम तक वही खेल रहता है कि हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई आप लोग, ये आपके थ्योरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन व्हेनेवर आप लोग एक्चुअली में लेबोरेटरी के अंदर में काम करते हो, सभी स्टूडेंट्स को बता रही हूँ मैं, आज नहीं तो कल सब लोग लैब में काम करोगे, जितना चाहे व्हाटएवर जो भी चीजें हो जाए, लैब के अंदर में प्रॉपरली अपना जो प्रोटेक्टिव किट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो सारी चीजों को आप लोगों को यूज करके ही कुछ भी करना है। स्पेशली व्हेन एवर यू आर इन माइक्रोबायोलॉजी लैब, इतने सारे, जैसे कि आजकल आप लोगों ने देख लिया कि कोविड एक पैंडेमिक आ गया, तो वायरसेस कभी भी कुछ हो सकते हैं, मेनली जनरली हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है। तो थियोरिटिकल पार्ट के लिए, एग्जाम के लिए तो सही है, आपका एनालिसिस तो पता चला मुझे, लेकिन उसके बाद भी
अगर आप लोग इसे प्रैक्टिकली अपने लैब में भी यूज करोगे देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बता दूं मैं, टॉपिक है कौन से चैप्टर से, प्री एनालिटिकल एरर्स। कौन से टॉपिक से ये आया है, प्री एनालिटिकल एरर्स। यानी कि आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो एरर्स होते हैं, एरर्स हो भी सकते हैं, लेकिन हम जितना चाहे उसको मिनिमाइज करना है हम लोग करेंगे। तो एक होता है प्री एनालिटिकल एरर्स, एक होता है प्री एनालिटिकल एरर्स, और एक होता है सॉरी एरर्स, दूसरा होता है एनालिटिकल एरर्स, एनालिटिकल एरर्स, एंड उसके बाद भी एरर्स हो सकते हैं, दैट इज योर पोस्ट एनालिटिकल एरर्स, दैट इज योर पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। तो ये 3 टाइप के एरर्स जो है आपके टेस्ट के अंदर में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ना प्रिवेंट करना चाहो तो क्या करोगे, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लिया है आप लोगों को, 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने बताए गए हैं। आई थिंक आप लोगों ने आंसर देख लिया, अगर देख भी लिया है लेकिन फिर भी आपको एनालिसिस करना है और आंसर बताना है मुझे। चलो आप लोगों के सामने सवाल आ चुका है ऑलरेडी। Which of the following is a common cause of pre-analytical error in specimen collection? इसमें आप लोग डायरेक्टली कोई, आप लोग जितना भी चाहो कोशिश कर लो, बुक में तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है बता दूं मैं, प्री एनालिटिकल एरर इन स्पेसिमेन कलेक्शन, ये वाला सवाल पूछा है। प्री एनालिटिकल एरर, प्री एनालिटिकल एरर इन स्पेसिमेन कलेक्शन, इन स्पेसिमेन कलेक्शन। हुआ हुआ। चलो ऐसा क्या हो सकता है कारण, ऐसा क्या हो सकता है कॉज, प्री एनालिटिकल कलेक्शन में हो सकता है एरर। इसमें से ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आप लोगों का आ जाएगा कॉमन कॉज। इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता 20 माइक्रोलीटर जो आप लोगों ने लिया है वो सच में 20 माइक्रोलीटर तो है ही ना, जैसे कि पिपेट को भी किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है ना। तो उसी हिसाब से कोई भी मशीन हम लोग यूज कर लें, बिकॉज आंख बंद करके हम लोग मशीन का रिपोर्ट को देखते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है। सो प्री एनालिटिकल कलेक्शन में भी हो सकते हैं एरर्स। क्या, अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट सही से नहीं हुआ है, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन हुआ है, ये प्री एनालिटिकल एरर में आ जाएगा। दूसरा बताया गया है इम्प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रॉपरली सपोज किसका नाम एक, और सपोज किसी का भी नाम एक अंकिता है और आपने उसका नाम किसी दूसरे नाम से, ठीक है, दूसरे नाम से कुछ लिख दिया है, या फिर उसका एज डिफरेंट डाल दिया है, समथिंग डिफरेंट डाल दिया है, तो ये प्री एनालिटिकल एरर्स है। या फिर फॉल्टी रिएजेंट स्टोरेज, आप लोगों को पता है सेरोलॉजिकल हो चाहे बहुत सारे ऐसे रिएजेंट होते हैं जिसको हम लोग फ्रिज के अंदर में रखते हैं, तो अगर हम लोगों ने उसको नहीं रखा, उसको हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया, तो ये अफेक्ट कर सकता है ऑन योर रिएजेंट्स, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज इनएडिक्वेट पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी रिव्यू, यानी कि एनालिसिस हो चुका है, पोस्ट एनालिटिकल रिव्यू में आप लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ यहाँ ना एरर्स है, तो इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि आप लोगों को लगता है प्री एनालिटिकल एरर के अंदर में आ सकता है, बिकॉज सारे तो एरर्स है ही, बता दूं मैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस एरर्स तो है ही, लेकिन आप लोगों को एनालिसिस करना है, अपने माइंड के अंदर में डिस्टिंग्विश करना है, ये प्री एनालिटिकल है, ये एनालिटिकल है, एंड ये पोस्ट एनालिटिकल है। गॉट माय पॉइंट। तो आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन से आप लोगों का क्लैरिटी तो आ गया होगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर हो जाएगा, प्री एनालिटिकल एरर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है
आप लोगों ने इसे सही सही तो बता दिया ही होगा। मुझे ऐसा लगता है इतना एनालिसिस तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जितना डिस्क्रिप्शन, जितना एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं, आई डोंट थिंक और थोड़ा सा कुछ सही हो जाएगा, है ना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस गाइस। आप लोगों ने जो ही बता रखा है, मुझे पता है आप लोगों ने सही बताया होगा। इम्प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। क्या हो गया आंसर? इम्प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है प्री एनालिटिकल एरर का क्या मतलब होता है? बिफोर द सैंपल रीचेस द एनालिसिस स्टेज। अगर आप लोगों को ये वाला विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेती हूँ। बिफोर द सैंपल रीचेस द एनालिसिस स्टेज, ठीक है, एनालिसिस स्टेज, frequent error is misidentifying patients during collection, which can lead to incorrect labeling and potential misdiagnosis। ये हो जाएगा प्री एनालिटिकल एरर्स के अंदर में, ये चीज आ जाता है, ठीक है। प्री एनालिटिकल एरर्स के अंदर में ये चीज आप लोगों का आ गया, हुआ। चलो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। एंड बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हेमाटोलॉजी से है। कहाँ से है? हेमाटोलॉजी से। चलो भैया देखते हैं हेमाटोलॉजी से क्या सवाल आया है, ऐसे क्या हम लोग थिंकिंग में डाल सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लूंगी, डोंट वरी अगर नहीं दिखाई दे रहा है। इनकम्प्लीट ब्लड काउंट, इनकम्प्लीट ब्लड काउंट नहीं, इनकम्प्लीट ब्लड काउंट, दैट इज योर सीबीसी ऑफ कोर्स। सीबीसी टेस्टिंग में what is the purpose of using EDTA? What is the purpose of using EDTA as an anticoagulant? EDTA को अगर आप लोग सीबीसी टेस्ट के लिए ये वाला एंटीकोआगुलेंट यूज कर रहे हो, तो इसका पर्पस, इसका इम्पोर्टेंस, इसका वैल्यू, इसका बता दो। हुआ? आई थिंक ब्लड, ब्लड वाइल, एंटीकोआगुलेंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर लिया है। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलती होगा। ईडीटीए का मैकेनिज्म जो है, वो कौन से मैकेनिज्म से ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है ना, बिकॉज दिस इज एंटीकोगुलेंट। और भी वैसे वेराइटी ऑफ एंटीकोगुलेंट्स आर देयर। ईडीटीए हो, चाहे आप लोगों का सोडियम साइट्रेट हो, चाहे आपका सोडियम फ्लोराइड हो, डबल एक्साइलेट हो, दीज आर सम ऑफ योर एंटीकोगुलेंट्स। और अपना अपना खुद का ना मैकेनिज्म है, बिकॉज आपको पता है जितने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, किसका काम कहाँ पे कैसे जाएगा ये उसको ही पता है। एंड बाकी उसको पढ़ाई तो हम लोग ही कर रहे हैं ना, हुआ। सो सीबीसी टेस्ट के लिए ईडीटी जो लेते हो वो क्या करता है? एनहांसेस द सेपरेशन ऑफ सीरम। यानी जब आप लोग इसको सेपरेट करते हो, ठीक है, जब आप लोग इसे सेपरेट करते हो, जब आप लोग इसका सीरम निकालते हो, तो ये इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, ताकि सीरम सही से सेपरेट हो जाए। इट प्रिजर्व्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स। इट बूस्ट्स द क्लॉटिंग कैस्केड। यानी क्लॉटिंग का जो कैस्केड है इसको ये बूस्ट करता है, या फिर इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स। 4 ऑप्शंस ऑलरेडी आप लोगों के सामने दिए जा चुके हैं। तो क्या आप लोग गाइस मुझे ये बता सकते हो कि सीवीसी टेस्ट के लिए ईडीटीए वायल ही क्यों? क्या मैं प्लेन वायल के अंदर में इसको कर सकती हूँ? क्या मैं इसको कुछ और एंटीकोएगुलेंट लेके कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में बता दीजिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में बता दीजिए क्या हो जाएगा। Why are you using this EDTA as an anticoagulant whenever you are going for CVC testing?
आपका क्या करेगा, सीरम तो हमको यहीं पे चाहिए नहीं क्योंकि हम लोगों ने लिया है एंटीकोआगुलेंट, तो ऑब्वियसली होल ब्लड ही इसको होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। क्लॉटिंग कैस्केड को बूस्ट करने के लिए आप लोग ईडीटी लोगे नहीं, क्योंकि हमको क्लॉटिंग वाला सैंपल चाहिए ही नहीं। इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, बेटा हमको तो ब्लड सेल चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल को प्रिजर्व करके हमको क्या करना है, जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है ना, वो तो हमको नहीं चाहिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बता देते हैं। थोड़ा सा, हाँ ये सही रहेगा। ओके, ये दिख रहा है ना, सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलो। सो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर आप लोगों के सामने क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, इट प्रिजर्व्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स, इट प्रिजर्व्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स। इसीलिए तो ईडीटीए लेते हो आप लोग, है ना, इसीलिए तो ईडीटीए लेते हो। तो ईडीटीए काम कैसे करता है, ईडीटीए वर्क्स बाय चिलेटिंग कैल्शियम, ये कैल्शियम को चिलेट करके, क्योंकि कैल्शियम क्या है आपको पता है, दिस इज ए एसेंशियल फैक्टर इन क्लॉटिंग कैस्केड, क्लॉटिंग के कैस्केड में जब भी होता है ये कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको भैया अगर हम लोगों ने टारगेट कर लिया, बात खत्म, इसमें और कुछ होने वाला है नहीं, है ना। सो इट विल मेंटेन द मॉर्फोलॉजी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स, जिससे आपको सीबीसी रिपोर्ट ओरिजिनल कंडीशन में जैसे ब्लड सेल्स हैं जितने नंबर में है वो सब कुछ आपको सही सही मिल जाएगा। इज इट क्लियर, आई थिंक क्लियर तो हो जाना चाहिए सबका। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्लिनिकल केमिस्ट्री से है। तो द टॉपिक हियर इज क्लिनिकल केमिस्ट्री, सारे सारे सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा। और बता दूं मैं, अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस लाइव सेशन में अटेंड करना है तो 2025 का लाइव क्लास इंटरेक्शन वाला बैच लैपटेक का ऑलरेडी अवेलेबल है इन द आप सुभ्रास बायोलॉजी, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी या फिर यहीं पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर बताया गया होगा, आप लोग चाहो तो उसमें आप लोग बता सकते हो आप लोगों को क्या जानना है, और उसके बाद आप लोगों को सही लगे तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस बैच में, ठीक है। चलते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बताया गया है, क्लिनिकल केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बताया गया है, यहीं पे देख लो। Which enzyme is most commonly measured to access, यहीं पे बता देती हूँ, लीवर फंक्शन आपको दिख नहीं रहा, लीवर फंक्शन एंडिंग में बताया गया है, लीवर फंक्शन, ठीक। सो द क्वेश्चन हियर इज which enzyme is most commonly measured to access liver function, यानी आपका लीवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वटेवर जो भी हो रहा है, कौन सा एंजाइम इसको आप लोग मेजर करोगे, कौन सा एंजाइम आप लोग इसे टेस्ट करोगे, हुआ। चलो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। सी, यहीं पे क्या दिया गया है, क्रिएटाइन काइनेज, सीके, इसका भी सीके एम बी सीके बीबी ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज एसजीपीटी, एमाइलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेज, ये ऐसे चार ऑप्शंस आपके सामने फुल फॉर्म के साथ बताए गए हैं, ठीक है। सीके होगा, एलटी होगा, अमाइलेज होगा या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस होगा। कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, पैनक्रेटिक मार्कर्स क्या होते हैं, ब्रेन मार्कर्स क्या होते हैं, एंड हियर इज लीवर फंक्शन के मार्कर्स क्या होते हैं। एग्जाम से पहले ये दिमाग में सेट कर लो, नॉर्मल रेंज पढ़ना ही है as well as ऐसे markers, because biochemistry में these are the things which are important, right। तो बाकी इसको एनालिसिस करना होगा कि कौन सा टेस्ट करते हो आप लोग, लीवर फंक्शन के टाइम पे आप लोग कौन सा टेस्ट करते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट के टाइम पे आप लोग कौन सा टेस्ट करते हो, कार्डियक फंक्शन के टाइम पे, पैनक्रेटिक फंक्शन के टाइम पे। सो दीज आर important क्वेश्चंस
भले ही ये डायरेक्टली ना पूछा जाए, ऐसे एनालिसिस करके ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। गॉट माय पॉइंट? सो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दें, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से, जल्दी से। वीडियो अच्छा लग रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आगे और चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है? बाकी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज और एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, यानी कि ALT। ALT is predominantly found in the liver। कहाँ पे मिलता है बेटा? LT कहाँ मिलता है? लीवर पे मिलता है। चलो ठीक है। And its elevated levels are a sensitive indicator of liver injury और hepatocellular damage। यानी अगर ये बढ़ा, अगर ये इंक्रीज हुआ, अगर इसका एलिवेशन हुआ, तो क्या पता चलेगा? इधर लीवर में कुछ डैमेज हुआ है या फिर लीवर का इंजुरी हुआ है, इधर लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है ना? तो ये एक इंडिकेटर है जिसको रूटीनली आप लोग करते हो। इट इज रूटीनली यूज्ड इन लीवर फंक्शन पैनल्स। लीवर फंक्शन के पैनल जब भी आप लोग करते हो, यू गो फॉर LT। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरा, करते हो कि नहीं करते हो? हुआ? चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है इम्यूनोहेमेटोलॉजी से। कहां से पूछा गया है? इम्यूनोहेमेटोलॉजी से पूछा गया है ये वाला सवाल। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, पढ़ लेती हूँ, आधा क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। इन ब्लड टाइपिंग which antigen antibody reaction is most critical in determining abiocompatibility? is most critical, बता देती हूँ मोस्ट के बाद क्या लिखा है। मोस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग एबीओ कंपैटिबिलिटी। भैया देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देख पाते हैं। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर जितने लोग देंगे ना, मैं श्योरली उन लोगों को नोटिस करूंगी, उनको देखूंगी कि एक्चुअली हाँ ये स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उनका एनालिटिक स्किल्स भी है। समझ रहे हो? दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये क्वेश्चन आप लोग कहीं पे भी सर्च कर लो, बुक में, सैम्पल पेपर में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज यू हैव टू यूज योर ब्रेन। जितना कंटेंट, जितना नॉलेज आपके पास है, उसको यूटिलाइज करके हाउ टू आंसर वन क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वाला सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिया है, व्हाट विल यू डू? चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या क्या आंसर हो जाएगा। आई एम गिविंग यू एटलीस्ट 1 minute टू थिंक, टू एनालिसिस, टू एनालाइज एंड देन टू प्रोवाइड मी आंसर। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, एग्लूटिनेशन होता है, कहाँ पे? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, है ना? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में होता है ना? चलो ठीक है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ anti-A serum, coagulation reaction in the presence of anti-D serum, agglutination reaction in the presence of anti-H serum, hemolysis reaction in the presence of cold agglutinins। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, है ना? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, agglutinogens are there, you add agglutinins and C for agglutination। अगर इतना सारा चीज हो रहा है तो कौन सा चीज मोस्ट क्रिटिकल है इन डिटरमिनिंग एबीओ कंपैटिबिलिटी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ऊपर आप लोग किस चीज को रखोगे?
प्रायोरिटी किस पे दिया जाएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है ब्लड बैंकिंग में टेक्नीशियंस आर सो मच रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज थोड़ा सा ए से बी, बी से ए, ओ समथिंग ऐसा कुछ हो जाता है ना, बस बात खत्म। ट्रांसफ्यूजन के बाद आप लोगों को पता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है, इट में इवन लीड टू डेथ ऑफ द रेसिपिएंट। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं टेक्नीशियंस, ब्लड बैंक के टेक्नीशियंस जो लोग भी हैं, ठीक है। तो बाकी अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, कोआगुलेशन रिएक्शन का कुछ लेन देन इससे है नहीं, हीमोलिसिस रिएक्शन का कुछ लेन देन है नहीं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी एच सीरम वो तो बाद में आएगा, लेकिन पहले एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी ए सीरम, एंटी ए सीरम अगर हुआ तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? चलिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए अगर किसी के ब्लड में एंटी ए का सीरम है तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन रहेंगे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हुआ? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज agglutination reaction in the presence of anti-A serum. Agglutination reaction in the presence of anti-A serum. ABO ब्लड ग्रुप जो होता है, ठीक है, ABO blood grouping system relies on detecting specific antigens on red blood cells using antisera। तो ABO blood grouping system में हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसको जानने के लिए हम लोग एंटीसेरा डालते हैं। हुआ? हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग एंटीसेरा डालते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ विथ एंटी ए सीरम, विथ एंटी ए सीरम के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंटीजन, चेक कर लो आप लोगों ने आंसर बताया था या फिर नहीं। हुआ? चेक कर लो आप लोगों ने आंसर बताया है या फिर नहीं। तो इसके ऊपर क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। हुआ? इसीलिए ये एंटी ए के साथ, क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी का एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं होगा ना, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटी ए नहीं होगा। सो दैट्स वाई एंटी ए के साथ एग्लूटिनेट कर रहा है, समझ रहे हो, एंटी ए के साथ ये एग्लूटिनेट कर रहा है जो कि है ए एंटीजन, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। समझ रहे हो या फिर नहीं? which is crucial for safe blood transfusion process। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर बाद में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे भी, देन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुका है ना? हुआ? चलो बहुत सही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो। Which staining method is used to differentiate gram positive from gram negative bacteria? क्या ही सवाल है, इसको तो मैं हाई हॉट्स क्वेश्चन के अंदर में नहीं बोलूंगी, बिकॉज हॉट्स क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं एंड दीज आर सम ऑफ योर इजी टू इजीएस्ट क्वेश्चंस, है ना? एसिड फर्स्ट स्टेन, इंडिया इंक स्टेन, ग्राम स्टेन एंड मिथिलीन ब्लू स्टेन। चार ऑप्शंस, चार स्टेन का नाम आपको बताए जा चुके हैं। तो चार स्टेन का अगर काम आप लोगों को पता होगा देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। एसिड फर्स्ट स्टेन होता है एफबी, एसिड फर्स्ट बैसिलई के लिए, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, nocardia, so these are some of your acid fast bacilli। इंडिया इंक स्टेन, नेगेटिव स्टेनिंग, कैप्सूलर स्टेनिंग के लिए आप लोग क्या करते हो, इंडिया इंक यूज करते हो।
मिथिलीन ब्लू से आप लोग सुप्रावाइटल स्टेनिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी अदर स्टेन भी कर सकते हो। ग्राम स्टेन है ना, ग्राम स्टेन पे आप लोग क्या करते हो, ऑब्वियसली नाम से ही क्रिस्टन ग्राम ने ही इन्होंने ही किया था कि ग्राम स्टेन है, जिससे आपको पता चलेगा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद कोकाई वैसिलाई के वेरिएशंस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप लोगों ने इसका एग्जांपल नहीं याद रखे हो, बिल्कुल याद रख लो, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, या फिर ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है। दीज आर कंसेप्चुअल थिंग्स, लेकिन इसको लेकर आप लोग एनालिसिस करोगे whenever you will answer the question, different type of questions in your examination hall, right? तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, क्वेश्चन का आंसर बताते बताते कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना वीडियो कैसा था। और बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही आप लोगों को एमएलटी के क्लासेस चाहिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। लाइव सेशन ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन सुभ्रास बायोलॉजी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल ज्वाइन कर लो। इसके बारे में जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, ठीक है, होगा भी नहीं वैसे। चलो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।